नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है ये बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए है। वैसे अभ्यर्थी जो प्रोजेक्ट मैनेजर की पीटी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, ये उनके लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर की पीटी का एग्जामिनेशन को आप कैसे क्रैक करें, उसके लिए एक सटीक रणनीति क्या हो और एक सही स्ट्रेटजी कह सकते वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी हैं, क्योंकि अभी आप सभी जान रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं पे कुछ समय बाद पॉसिबल हो भी पाएगा तो हो सकता है बहुत से अभ्यर्थी खुद नहीं जा कर के ऑनलाइन क्लास करने में रिस्क उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वैसे एक ऑप्शन के तौर पर भी मैं आपको एक ऑनलाइन क्लास के बारे में भी आपको बता दूंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए एक सही रणनीति, सही सटीक रणनीति और वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो। देखिए, किसी चीज़ का स्ट्रेटजी समझने के लिए सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको डिटेल सिलेबस के थ्रू ही जाना पड़ता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चाहे आप बीपीएससी क्रैक करना चाहें या फिर यूपीएससी क्रैक करना चाहें या फिर दुनिया का कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहें, उसके लिए सबसे पहले आपका वो सिलेबस ही आपको आधार बनाता है, क्योंकि वो आपको एक तरह से बाउंड्री लाइन आपको बताता है आपको कि आपको पढ़ना कहाँ तक है। क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो अपने आप में बहुत वास्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर में आपका जो पीटी का जो पहला जो सब्जेक्ट है पढ़ने का, वो है आपका इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रीज़। इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस के साथ में, इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप चाहेंगे भी तो 1 साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको सही रणनीति क्या हो कि आपका जो सटीक तैयारी भी हो, आप पढ़ भी ले और आपका एग्जामिनेशन भी क्रैक हो। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स के अगर डेप्थ में जाएं तो सबसे पहले तो अगर देखिएगा तो इकोनॉमिक्स जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक समष्टि अर्थशास्त्र, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। और इसको सिर्फ वही अभ्यर्थी अच्छी तरह से मेरे वर्ड्स को पकड़ पाएंगे जो कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो भी आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो इन मेरे वर्ड्स को अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे। उनके अलावा अगर अन्य अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो वो इस टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ समझ में आता है कि वो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो ये फॉल करता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपका दायरा क्या है। ठीक है, दायरा अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो आप अगर डिटेल सिलेबस में जाएंगे तो आप कहीं भी सिलेबस में क्लियर नहीं लिखा है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, समष्टि पढ़ना है, व्यष्टि पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है। सिलेबस में संक्षेप में सिर्फ यही लिख दिया गया है कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब ये देख लीजिए, ये जो सिलेबस है आपका बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का है, ये सिलेबस है। ठीक है, ये हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ बात करें तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखिएगा, आपको क्लियरली यहाँ मेंशन किया हुआ 3 ही सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ना, 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला सब्जेक्ट है आपका भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग है। ठीक है, सेकेंड है समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। थर्ड है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलर एस्पिरेंट्स है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, तो आपके लिए जो ये सेकेंड पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स, इसमें मैं आपको सिर्फ बाउंड्री बता दूंगी कि आपको पढ़ने कहाँ तक है, सिर्फ आपको ये संक्षेप में समझा दूंगी, तो ये काफ़ी, ये कोई भी आराम से निकाल सकता है। हालांकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी हैं जो रेगुलर एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, उनके लिए ये समझना बहुत आसान बात है। लेकिन अगर बात करें ये पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1 में आपका होता है भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग।
तो भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग जो है वो अपने आप में बहुत ही वास्ट होता है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो उद्योग जो है एक तरह से ये पार्ट ऑफ द टॉपिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट हो जाता है इंडस्ट्रीज़। लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमी अपने आप में बहुत ज़्यादा विस्तृत है। अगर आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाहें, समझना चाहें तो क्लास जो आपका 8, 9, 10, 11, 12 5 क्लासेस के जो इकोनॉमिक्स होते हैं NCERT के, वो आपको बेसिक नॉलेज देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक नॉलेज के बारे में बात कर रही हूँ। मतलब आप NCERT से आप सिर्फ आपको देगा क्या, बेसिक नॉलेज। पहला तो आपको NCERT बेसिक नॉलेज दे देगा, ठीक है। दूसरा आपको क्या करेगा, ये अवेयर कराएगा आपको इसके इकोनॉमिक्स के सारे जो कंटेंट हैं, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन कौन सा चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 पार्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स को ब्रीफली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों पार्ट से आपको अवेयर करा देगा। मतलब सिर्फ आपको NCERT के जितने भी पार्ट हैं उनके बारे में आपको बेसिक समझ हो जाएगी, ठीक है। GDP क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बस समझा देगा। और इसमें आपको साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स के जो दोनों पार्ट्स हैं और उसके सारे जो कंटेंट्स हैं उसको सारा सब कुछ डिटेल्स में बता देगा। लेकिन आपको यहाँ फिर भी कुल मिला के आप सिर्फ बेस जान पाइएगा, इनसे आपका ये इकोनॉमिक्स कवर नहीं करेगा। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि एक तरह से वोकेशनल जो कोर्स के अभ्यर्थी हैं ज़्यादातर इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी इसमें अपेयर हो पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जिनका एकदम बेसिक बैकग्राउंड है, समझिए उस वैसे बहुत कम ही अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये पोस्ट है। ज़्यादातर ये वोकेशनल कोर्सेज़ के अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप पूरा यहाँ उठाकर देख लीजिए, हाफ जो 1 से लेके 8 तक, ठीक है। 1 से 8 ये सिर्फ क्या वोकेशनल कोर्स हो गया, ठीक है। 9, 10, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, ये आप यहाँ आप जो देख लीजिए 9 से लेकर जो आपका 14 है, तो ये सिर्फ हो गया आपको जनरल जो अभ्यर्थी हैं ये उनके लिए होता है। फिर यहाँ से फिर आप नीचे आ जाइए, इधर फार्मेसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कोस्ट अकाउंटेंसी, आपको सिल्क टेक्नोलॉजी एंड लेदर टेक्नोलॉजी, ये भी आपका फिर से वापस वोकेशनल हो गया। मतलब आप देख लिए 8, 4, 12 जो है टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 12 सब्जेक्ट तो केवल वोकेशनल वालों के लिए है ना, बाकी सिर्फ 6 और 7 सब्जेक्ट ही आपका ये हो जा रहा है जो जनरल अभ्यर्थी हैं। तो कुल मिला के आपसे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपने आप से ये जो आपका पहला जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, उसका एक तरह से समझिए लेवल सेट कर देता है, ठीक है। वोकेशनल पढ़ने वाले अभ्यर्थी ही को ज़्यादातर इसमें समझ लीजिए टोटल जो सब्जेक्ट्स है उसमें सिर्फ वोकेशनल अभ्यर्थी ही ज़्यादातर रहेंगे। तो उनका समझ लीजिए कि अपने आप में जो लेवल भी होगा, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। NCERT से आप चाहेंगे कि कवर कर ले, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आपको थोड़ा ऊपर उठकर पढ़ना होगा। अब इसके लिए मैं पहले ऑलरेडी बुक्स बता चुकी थी, सब्जेक्ट वाइज बुक्स बता चुकी, लेकिन फिर भी मैं अगर समझना चाहते हैं तो एक बुक आती है रमेश सिंह की, ये आपका मैग्रो हिल पब्लिकेशन का है ना, मैग्रो हिल। अब देखिए ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है, तो इससे आपका तो थोड़ा एडवांस लेवल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक और स्टेप अगर ऊपर आप बढ़ते हैं, मतलब अगर थोड़ा पक्का सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एक स्टेप ऊपर जा कर के आपको थोड़ा इंटरनेट का सहारा लेना होगा, समझिए गूगल गुरु की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तब जाके आपका सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रीज़ का इसमें आप जो क्वेश्चंस हैं उस पर आप थोड़ा अपना कमांड कर पाएंगे। देखिए पूर्व के जो क्वेश्चंस हैं, पूर्व के अगर क्वेश्चंस देखेंगे, चाहेंगे कि आप सिर्फ उसके बेस पर तैयारी कर लें, वो अपने आप में समझ लिए
ये कह सकते हैं कि आप खुद के साथ ही चीट कर सकते हैं, चीट करेंगे। क्योंकि आप अगर 4 साल पहले का बीपीएससी का क्वेश्चन देख लें और अभी 4 साल का बीपीएससी, जो मैं अभी जनरल जो बीपीएससी के जो पोस्ट आते हैं, जो जिसमें एसडीएम और एसडीओ होते हैं, तो उनके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। अगर उसके 4 साल के सिर्फ जीपीएससी के जो हर साल, जैसे कि अभी 66वीं आने वाली हैं, तो आप 62वीं के जो क्वेश्चन देखेंगे और 66वीं को क्वेश्चन देखेंगे, आसमान ज़मीन का अंतर दिखेगा आपको, है ना। 4 साल 5 साल में ही काफ़ी ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो आप चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके ओल्ड क्वेश्चन के माध्यम को उसको उसी को समझ ले और इसका एग्ज़ाम क्रैक कर ले, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप लेवल, जो लेवल ऊपर उठना होगा। आप बिल्कुल भी नए हैं, आपको इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, कभी आपने पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। सेकेंडली रमेश सिंह, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ने समझने के लिए। और एक तरीका और है, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं रणनीति के बारे में बात कर रही हूँ, तो सही रणनीति ये होगी कि अगर आप कोई टॉपिक एनसीईआरटी से आपने पढ़ा, ठीक है, सेम टॉपिक को आप फिर रमेश सिंह से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको इसका जो एडवांस लेवल वो भी समझ में आएगा। आपने बेसिक समझ लिया, उसको एडवांस लेवल पढ़ा, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको कंप्लीट करके जब यहाँ तक पहुँचेंगे, तो इसमें जो आपने पढ़ा था वो भूल चुके रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको पढ़ना है कहाँ, 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए। तो इसको जब 8 से लेकर 12 तक आप पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी 12 पढ़ते पढ़ते आप 8 के कंटेंट को भूल चुके रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें जब वो टॉपिक आएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेटर है कि सही स्ट्रेटजी क्या होगी, एनसीईआरटी से कोई टॉपिक उठाइए, ठीक है। जैसे आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो फिर उसी टॉपिक को आप रमेश सिंह में ढूंढिए, सेम टॉपिक, ठीक है, सेम टॉपिक को रमेश सिंह में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप गूगल कर लेंगे, ठीक है। गूगल करने का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको उसमें जो करेंट ट्रेंड्स है, करेंट चीज़ें हैं, आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, एक बेनिफिट तो ये होगा कि आप इसकी तैयारी कर लिए भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग की। सेकंड ये हो गया कि आप करेंट चीज़ें आप अगर जानेंगे, तो जो खास पॉइंट है, समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, उसकी भी तैयारी होगी। क्योंकि इतना जान लीजिए, यहाँ समसामयिक घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में आपको कोई डिप्लोमेसी रिगार्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। इंडिया का एक अभी जो है वो किसी रेटिंग एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। ये ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल में प्रधानमंत्री ने किस देश के जुलाई या आप मान के चलिए, अभी जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि मई में कौन सा देश प्रधानमंत्री किस देश गए थे भ्रमण करने के लिए, विजिट करने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली बहुत कम आएंगे। हाँ, लेकिन कोई इंडस्ट्रियल MOU हुआ, वो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे कि अगर कोई किसी कंट्री में गए और वहाँ पर किसी इकोनॉमिक रिगार्डिंग कोई या इंडस्ट्री रिगार्डिंग कुछ MOU किए हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर आएंगे आपका, ठीक है। तो ये आपका सही रणनीति होगा तैयारी का। अब जो गा पॉइंट है, मैं उसके बारे में पहले भी बता चुकी, आपको इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और वो भी प्रैक्टिस करना है क्या, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रैक्टिस नहीं करना है। आप चाहें तो क्लरिकल लेवल का जो जनरल जो बुक्स होते हैं, जैसे IBPS के एग्जामिनेशन होते हैं, तो उसके जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनको उठा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर जो रेलवे का भी होता है, उसका भी बुक्स का उठा कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये जो लेवल होगा, बिल्कुल ही क्लरिकल लेवल से थोड़ा हटके हो सकता है, लेकिन POB लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये भी आप इसके लिए अश्योर रहिए कि PO लेवल का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि आपका इतना हैक्टिक हो जाए कि आप बना नहीं सके, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं आपको फोकस करने के लिए। सबसे पहले आपको का नंबर के बारे में आपको बता चुकी कि पहले तो NCERT पढ़िए, ठीक है। सेम टॉपिक को रमेश सिंह से कवर कीजिए, ठीक है। मैं किसी और बुक के बारे में आपको यहाँ पर रेफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस बुक में देखती हूँ काफ़ी चीज़ें एडवांस लेवल पे हैं।
आपके पास जो भी रमेश सिंह की बुक है, अगर 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी भी है तो भी कोशिश कीजिए उसको कवर करने का। लेकिन मैं आपको अपडेट करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको गूगल का सहारा लेना होगा, ठीक है। सेम टॉपिक रिगार्डिंग गूगल पे सर्च करिएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब जा करके आपका ये पहला जो पॉइंट है इकोनॉमिक्स का एंड इंडस्ट्रीज़ का आपका कंप्लीट होगा। ख नंबर में जो समसामयिक घटनाएं हैं वो आपका यहाँ गूगल से आपका जो पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे गूगल करते समय, तो उस सेम टॉपिक से रिगार्डिंग जो कुछ नई चीज़ें घटनाएं हुई हैं उसको आपको पता चलेगा, वो आपका हेल्प कर देगा ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड वाले पॉइंट में। और समसामयिक घटनाएं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय में आपको प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिएगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण कारण मैं बता दे रही हूँ, इसमें आपका एक तो आपको जो जनरल करंट है वो आप मिल ही जाएंगे, साथ में इकोनॉमिक जो करंट है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ रहेगा, ठीक है। 2 बेनिफिट हो जाएगा। और आपको इतना जान लीजिए कि जो पहला जो का पॉइंट है उसमें आपको करंट रिगार्डिंग प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQs हैं, तो आपको करंट में जो रिगार्डिंग ज़्यादा जोड़ते हुए प्रश्न रहेगा। इसलिए मैं आपको बोली कि एक NCERT पढ़िए, देन रमेश सिंह, देन गूगल कीजिए, तब जा कर के आपका ये पहला का जो आपका सिलेबस का पॉइंट कंप्लीट होगा। और खा भी ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा, लेकिन खा में आपको एक अलग से बुक रखनी होगी, प्रतियोगिता दर्पण। अगर आप जनरल प्रतियोगिता दर्पण मंथली आप लेते रहते हैं तो आपको अतिरिक्तांक की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप मंथली नहीं लेते हैं तो आप कम से कम एक इकोनॉमिक्स का जो अतिरिक्तांक आता है, ठीक है, इकोनॉमिक स्पेशल या फिर एक अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक आता है, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि मंथली भी ले लीजिएगा और दोनों लेके पढ़ लेते तो ज़्यादा अच्छी रहेगा, ठीक है। ग नंबर के लिए मैं बता चुकी हूँ, कोई भी IBPS का या फिर स्टेट बैंक का या पुराना कोई भी आपको बुक मिल जाता है, उससे प्रैक्टिस बना लीजिए, कर लीजिए। कोशिश कीजिए डेली एक सेट सॉल्व करने का, ठीक है। शुरू में अधिक टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपका जो टाइम कंजम्पशन स्पीड बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली है आपका टाइम कंजम्पशन जो होता है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। स्पीड जैसे जैसे आपका प्लस होगा आपका टाइम कंजम्पशन माइनस होता चला जाएगा। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहिए और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो हम लोग बात कर लिए स्ट्रेटजी की, ठीक है। पहला टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग इस पर आ जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस की, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि आपका पटना में भी कोई अवेलेबल होगा अच्छा क्लास आपको कि आप ऑफलाइन क्लास कर पाएंगे। आज ही नहीं, इवेंट आपको 1 और 2 मंथ भी आपको पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और आप सभी जानते हैं कि 1 और 2 मंथ का आपको वेट करना आपके लिए समझ लीजिए कि वो रिस्क होगा, रिस्क लेना होगा। तो मैं एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आप अपने घर पर रहकर जो भी अभ्यर्थी हैं खुद से ऑनलाइन क्लासेस एक अफोर्डेबल प्राइस पे आप चाहेंगे तो मुझसे जोड़कर ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपको वो फ़ी है वो पे कर लेना हो। दूसरा कि आपको अभी जस्ट जो रिलायंस ने आपको जियो मीट ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप के थ्रू हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवा देंगे। साथ ही गूगल क्लासरूम का भी आपको मदद से आपको जो कंटेंट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जियो मीट ऐप एंड गूगल क्लासरूम, इन दोनों ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस जिसमें कि आपका कुछ लाइव क्लासेस, देखिए ऑनलाइन क्लासेस का ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आपके पास इंटरनेट हाई स्पीड इंटरनेट हो तभी आप इस क्लास को अवेल कर पाएंगे या फिर इस क्लास में आप ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए ऑनलाइन जो लाइव क्लास होता है, मैं आपको चीज़ें समझा दे रही हूँ। ऑनलाइन जो लाइव क्लास होता है उसमें आपको लाइव रहना पड़ता है, ठीक है। आपके पास इंटरनेट सबसे बहुत अच्छा स्पीड रहेगा, तभी इस फैसिलिटी को लाइव क्लास को आप अवेल कर पाएंगे। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दे दिया जाएंगे, शेड्यूल बना दिया जाएगा कि आप उस क्लास में आप आराम से इतने से इतने बजे उस क्लास का जो वीडियो है अपलोड हो चुका रहेगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स नंबर आपको दे दिए जाएंगे ताकि आप कॉन्टैक्ट के माध्यम से कहीं डाउट्स क्लियरिंग है वो उसमें कर सकते हैं, या फिर आप जब क्लासेस चलते रहेंगे वहाँ पर भी अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं, ठीक है। गूगल क्लासरूम भी उस फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप डायरेक्ट मैसेज से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे, जहाँ पर मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कराती चली जाऊँगी। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसमें ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका 16 जुलाई से ही हो जाएगा
और 16 जुलाई से आपके लिए अभी तो फ़िलहाल मैं मेरी तरफ से जो टाइम रहेगा ये 8:30, क्योंकि देखिए 8:30 ये टाइम इसलिए रिजनेबल हो जा रहा है क्योंकि जितने भी आप अभ्यर्थी, मैं पहले बता चुकी हूँ, ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज वाले अभ्यर्थी ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल जो कोर्सेज वाले अभ्यर्थी ज़्यादातर सब के सब वर्किंग है। अभी तो जो कोरोना पैंडेमिक में है उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनका ऑफिस खुल चुका है तो ऑफिस जा रहे हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा 8:30 PM टू 10 PM। ठीक है, 1.5 घंटे का क्लास रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें पहले तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, 1 आवर का एंड 30 मिनट्स का। ठीक है, मतलब 0.30 आवर्स का, मतलब 1.5 घंटे का जो क्लास है वो 2 भाग में बांटा गया, 1 घंटे का और आधे घंटे का। 1 घंटे इकोनॉमिक्स रहेगा जो आपका पॉइंट का हो गया। ठीक है, और जो ये हाफ एन आवर का जो क्लास रहेगा इसमें अल्टरनेट दोनों सब्जेक्ट होंगे। एक दिन आपका चलेगा आपका जो करंट अफेयर्स का और दूसरे दिन अल्टरनेट में चलेगा आपका जो आपका मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, इस टाइप्स के आपके क्लासेस रहेंगे। ठीक है, आपका जो क्लासेस होगा ये 6 डे होगा। कभी कभी अगर हो सके तो अगर ये आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया जाता है उस कंडीशन में आपको 6 से ये डेज़ का नंबर ऑफ डेज़ जो है क्लासेस का 6 से 7 कर दिया जाएगा। और जो आपका ये जो अभी जो 1.5 घंटे का क्लास है, ठीक है, इसको 3 आवर्स का कर दिया जाएगा। मतलब आपको जो वीडियो अवेलेबल होंगे ये तो जो 8:30 बजे अवेलेबल होंगे, साथ में एक आपका जो सेशन हो जाएगा ये आपका मॉर्निंग सेशन भी चला दिया जाएगा, जिससे आपका 2 बैचेस में सारा कोर्स कंप्लीट किया जाए। ये तब किया जाएगा जब अचानक डेट अनाउंस कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी टेंटेटिव डे, अभी जुलाई चल रहा है, अगर अभी सितंबर में एग्जामिनेशन हम लोग अगर मान के चलते हैं सितंबर से अक्टूबर में एग्जामिनेशन ना हो करके मान लीजिए बोलता है कि अगस्त में ही हम एग्ज़ाम लेंगे, उस कंडीशन में इस टाइम को जो है ये आपको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि आप मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा तो आपके पास टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर उतने टाइम में मैं आपको उतने जो कोर्सेस है उसको आप पूरा कंप्लीट करा दूँगी। तो आप चाहें तो इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं अगर आपसे नहीं होता है तो। ठीक है, अगर आप NCERT आपको लग रहा है कि पूरे NCERT आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, साथ में रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं और गूगल में उन करेंट जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तब आप मेरे इस क्लास की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब रही बात मेरे बारे में कि आपको लगता है कि क्या मैं आपको ये सारे कोर्सेज कंप्लीट करा दूंगी या फिर मेरी एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैं आपको पहले ही बता लूँगी कि मैं एक PhD या रिसर्च स्कॉलर अभ्यर्थी हूँ। ठीक है, मेरे पहले भी मैंने स्टेट पीसीएस में बहुत सारे एग्जामिनेशन निकाले हैं, इवन बैंकिंग का क्लरिकल एग्जामिनेशन भी मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, साथ में एडुकेटर भी हूँ। ठीक है, मेरे कुछ ऑफलाइन अभ्यर्थी भी हैं जिनको मैं गाइड करते रहती हूँ कंटिन्यूसली। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप जान रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे बहुत सारे मल्टीपल टास्क होते हैं, लेकिन हाँ अब चाह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से क्योंकि मेरा जो मैं बता चुकी हूँ कि मैं PhD या रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मेरा वो जो प्रोजेक्ट है या फिर जो कह सकते थीसिस वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं पूरी तरह से फ्री हो जा रही हूँ, इसलिए मैं आपको 16 तारीख को मैं बता रही हूँ, तब तक मैं फ्री हो चुकी रहूँगी। लगभग मान के चलिए मैं अभी फ्री हो चुकी, तो मैं आराम से आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकती हूँ और अच्छी तरीके से गाइड कर सकूँगी और टाइम भी मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में होगा कि सारे स्टूडेंट को इंडिविजुअली भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एलिजिबिलिटी थी और कह सकते हैं अगर आपको डाउट कुछ होगा कि मैं सामने वाला जो आपको पढ़ाने वाला है वो इस योग्य है या नहीं, तो मैं आपको यही चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे माध्यम से एटलीस्ट आप PPSC के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका जो PT है एटलीस्ट आराम से वो निकाल सकते हैं। ठीक है, रहेगी बात मेंस की, तो फिर मैं आगे उसके बारे में धीरे धीरे आपको डिटेल्स में आगे बात करेंगे। पहले हम लोग PT पर फोकस करते हैं। तो आपको वीडियो ये जो है मेरा काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है, समझा है।
एटलीस्ट पहले तो जो स्ट्रेटजी जिसको बताना चाह रहे थे वो तो आपको क्लियर हो गया हो कि आपको कैसे करना है, ठीक है। और रही बात क्लासेस की, तो आपको अगर आवश्यकता हो तो क्लासेस से जुड़ सकते हैं। फॉर्म का जो लिंक्स है मैं जल्दी जो है इस वीडियो के साथ में मैं आपको लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ही फॉर्म अवेलेबल करा दे रही हूँ। आप चाहें तो आराम से फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, उसमें फ़ी भी दिख जाएगा आपको कितना फ़ी है। शेड्यूल्स है जो आपका एग्ज़ाम का क्लासेस का शेड्यूल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी, 16 तारीख से 16 जुलाई से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस के अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लास, स्क्रीन रिकॉर्डेड सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आराम से आप घर पे बैठ के पढ़िए, आपको कहीं क्लास जाने की, कोई ऑनलाइन कोई ऑफलाइन क्लासेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप घर पर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सके। और चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं, चैनल पर कभी आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ चैनल को प्रमोट करने के लिए या फिर कर सकते हैं मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।